चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के लिए फैक्ट शीट जारी की गई। तो इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक पूरे भारत में किए गए दूसरे सर्वेक्षण के निष्कर्ष शामिल हैं। पहले सर्वेक्षण के निष्कर्ष फरवरी में जारी किए गए थे। इस सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं तो औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय इसका 2023-24 के लिए 4,122 रुपये यानी ग्रामीण और 6,996 रुपये शहरी रहने का अनुमान लगाया गया है। एमपीसीई में शहरी ग्रामीण अंतर कम होना, यह अंतर 71% यानी 2022-23 से घटकर 70% 2023-24 में हो गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग संबंधी निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। वर्गों के बीच असमानता, एमपीसीई के अनुसार रैंकिंग किए जाने पर भारत की ग्रामीण आबादी के सबसे निचले 5% वर्ग का औसत एमपीसीई 1,677 रुपये है, जबकि शीर्ष 5 वर्ग के लिए यह 10,137 रुपये है। राज्यों के बीच असमानता, तो एमपीसीई सिक्किम में सबसे अधिक और छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। उपभोग की प्रवृत्ति, तो ग्रामीण 53%, शहरी 60%। दोनों क्षेत्रों में गैर खाद्य वस्तु पर अधिक खर्च देखा गया है। इनमें परिवहन, वस्त्र आदि पर अधिक खर्च किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में गैर खाद्य व्यय के तहत किराए का हिस्सा 7% है। खाद्य पदार्थों में पेय और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर अधिक खर्च किया जाता है। उपभोग संबंधी असमानता में कमी, तो पिछले वर्ष की तुलना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गिनी गुणांक में गिरावट देखी गई है। गिनी गुणांक 0 यानी पूर्ण समानता से 1 पूर्ण असमानता तक के पैमाने पर परिवारों के बीच आय असमानता की सीमा को मापता है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के विषय में जानते हैं तो इसका उद्देश्य है वस्तु और सेवाओं के मामले में घरेलू खपत और व्यय के बारे में जानकारी एकत्र करना। इसके तहत गरीबी, असमानता और अपवर्जन को मापने के लिए एमपीसीई को प्राथमिक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे एमओएसपीआई के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये बात की हमने HCES के विषय में। अब बात करेंगे, हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी में 5,000 साल पुरानी जल प्रबंधन तकनीक का पता चला। तो इस क्षेत्र में जारी उत्खनन के दौरान टीलों के बीच जल भंडारण क्षेत्र की खोज हुई। इस जल भंडारण क्षेत्र की अनुमानित गहराई 3.5 से 4 फीट है, जो उस समय की उन्नत जल प्रबंधन तकनीकों को दर्शाता है। साथ ही चोतांग नदी का सूखा हुआ भाग भी खोजा गया है। हड़प्पा सभ्यता की जल प्रबंधन प्रणालियां, तो विस्तृत जल निकास प्रणाली, प्रमुख शहरों में परिष्कृत ईंटों से बनी भूमिगत नालियां पाई गई हैं। घरों से जुड़ी ये नालियां सार्वजनिक नालियों तक गंदे पानी के निकास के लिए बनाई गई थी। छोटे बांध, ये गुजरात के लोथल में सिंचाई और पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए थे। गोदीबाड़ा, तो साबरमती नदी के पास लोथल में एक पंक्तिबद्ध संरचना मिली है जिसमें जल के प्रवेश और निकास के लिए नालिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। नालिकाएं और जलाशय, गुजरात के धोलावीरा में पत्थरों से बने जलाशय मिले हैं। इनमें वर्षा जल या पास की नदियों को पानी को संग्रहित किया जा सकता है। यह जल संरक्षण, संग्रहण और भंडारण की उन्नत हाइड्रोलिक तकनीक का उदाहरण है। तालाब और कुएं, मोहनजोदड़ो में तालाबों में एकत्रित वर्षा जल को कुशल जल निकासी प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक घर के कुओं तक पहुंचाया जाता था। महास्नानागार, ईंट के फर्श से बना एक बड़ा होज यानी टैंक था जो संभवतः धार्मिक कार्यों के दौरान सामूहिक स्नान के लिए बनाया गया था। यह प्राचीन जल के विशाल होज का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। राखीगढ़ी के विषय में देखते हैं। अवस्थिति, यह हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर हकरा नदी के मैदान में स्थित हड़प्पा सभ्यता के सबसे पुरानी और सबसे बड़े शहरों में से एक है। मुख्य खोजें, तो पुरातात्विक टीले, कंकाल अवशेष जिनसे हड़प्पा युग के एकमात्र डीएनए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही शिल्प कार्य क्षेत्रों, आवासीय संरचनाओं, सड़कों, जल निकास प्रणालियों, शवाधान स्थलों आदि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये बात की हमने राखीगढ़ी के विषय में। अब बात करेंगे, मध्य प्रदेश 15 बाघों को राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित करेगा। तो बाघों को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा और पींच टाइगर रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा। यह एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। यह अब तक किसी भी राज्य से सर्वाधिक संख्या में बाघों का स्थानांतरण होगा। देशों के बाघों की सर्वाधिक संख्या 785 मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश इस परियोजना में योगदान दे रहा है। अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण परियोजनाओं के विषय में जानते हैं। तो इसके उद्देश्यों की बात करें तो बाघों को पुनः बसाना, उन क्षेत्रों में बाघों को फिर से बसाना जो कभी उनके प्राकृतिक प्रियावास थे लेकिन समय के साथ वहां उनकी आबादी या तो बहुत कम हो गई है या वे पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। मौजूदा आबादी को बढ़ाना, लंबे समय तक बाघों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मौजूदा बाघों की संख्या में वृद्धि करना।
पहली बाघ स्थानांतरण परियोजना 2018 में शुरू की गई थी और इसके तहत कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से 2 बाघों को ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ऐसी परियोजनाओं को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाघों को स्थानांतरित करने के लाभ, तो पारिस्थितिकी संतुलन, इससे बाघों की कम आबादी वाले रिजर्व में शिकारी शिकार संतुलन को फिर से स्थापित करने में मदद मिलती है। मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना, इससे बाघों के अत्यधिक आबादी वाले रिजर्व में मानव बाघ संघर्ष को कम किया जा सकता है। भूपरिदृश्यों को पुनरुद्धार, तो इससे उन क्षेत्रों का पुनरुद्धार किया जा सकता है जहां बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए थे। बाघों को स्थानांतरित करने से जुड़ी चिंताएं, तो स्थानीय समुदायों का विरोध, इससे टाइगर रिजर्व के पास रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपनी जान का खतरा महसूस हो सकता है। मौजूदा बाघों के साथ संघर्ष, इसके चलते नए बाघों और मौजूदा बाघों के मध्य अपने इलाकों को लेकर संघर्ष हो सकता है। इससे वे इंसानी आबादी वाले इलाकों की ओर रुख करने लगते हैं। अन्य है खराब वन प्रबंधन, जैसे बाघ के लिए शिकारों की कम उपलब्धता आदि। ठीक है, ये बात की हमने बाघों को स्थानांतरित करने के लाभ के विषय में। अब बात करेंगे आरबीआई के अनुसार सरकार ट्रेजरी बिल यानी टी बिल के माध्यम से 3.94 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने टी बिल जारी करने के लिए कैलेंडर अधिसूचित किया। ट्रेजरी बिल यानी टी बिल एक प्रकार की सरकारी प्रतिभूति है। भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार के विषय में जानते हैं, तो सरकारी प्रतिभूतियों के विषय में, ये केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है। ये प्रतिभूतियां वास्तव में सरकार पर उधार होती हैं, क्योंकि सरकार को इन प्रतिभूतियों की मैच्योरिटी पर इनके धारकों को मूलधन वापस करना पड़ता है। इन प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की जा सकती है। जारीकर्ता आरबीआई ने अपने इलेक्ट्रॉनिक ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर जारी करके इनकी नीलामी करता है। आरबीआई की पब्लिक डेब्ट रजिस्ट्री इन प्रतिभूतियों की रजिस्ट्री या डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करती है। नीलामी में भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिभागी, तो वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक डीलर, बीमा कंपनियां, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, म्यूचुअल फंड, रिटेल निवेशक आदि। रिटेल निवेशकों को गैर प्रतिस्पर्धी बोली सेक्शन के तहत आवेदन की अनुमति दी गई है। सरकारी प्रतिभूतियों के प्रकार, तो अल्पावधिक प्रतिभूतियां, ये 1 वर्ष से कम समय में मैच्योर हो जाती हैं। टी बिल इसका उदाहरण है। ट्रेजरी बिल के विषय में जानते हैं। यह भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली मनी मार्केट और अल्पावधिक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट या ऋण प्रतिभूति है। ये जीरो कूपन बॉन्ड या प्रतिभूतियां होती हैं, इन पर कोई ब्याज दर नहीं होता है। जीरो कूपन बॉन्ड को अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हुए जारी किया जाता है। मैच्योरिटी पर धारक को अंकित मूल्य का भुगतान किया जाता है। इस तरह डिस्काउंट ही वास्तव में लाभ के रूप में प्राप्त होता है। ये प्रतिभूतियां 3 अवधियों में मैच्योर होने वाली होती हैं: 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। नकद प्रबंधन बिल, ये अल्पावधि वाली प्रतिभूतियां हैं जो 91 दिनों से कम अवधि में मैच्योर हो जाती है। इसे भारत सरकार ने 2010 में शुरू किया था और इस सरकार की नकदी संबंधी जरूरतों में तात्कालिक कमी को पूरा करने के लिए जारी की जाती है। दीर्घावधिक प्रतिभूतियां, ये 1 वर्ष या इससे अधिक वर्षों में मैच्योर होती हैं। इनके उदाहरण है सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां, इन पर ब्याज दर या तो निश्चित होती है या बदलती रहती है, यानी फ्लोटिंग होती है। ब्याज का भुगतान प्रत्येक 6 माह पर किया जाता है। ये प्रतिभूतियां 5 से 40 वर्ष में मैच्योर होती हैं। ठीक है, राज्य विकास ऋण, तो ये राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली दिनांकित प्रतिभूतियां हैं। ब्याज का भुगतान प्रत्येक 6 माह पर किया जाता है। नोट, भारत में केंद्र सरकार टी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती हैं। वहीं राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिसे एसडीएल कहा जाता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं एक बार सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लाभ क्या है। तो इन्हें गिरवी रखकर ऋण लिया जा सकता है। इन्हें डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं होता, इसलिए इन्हें रिस्क फ्री गिल्टेज कहा जाता है। सरकार की गारंटी मिलने की वजह से ये अधिक सुरक्षित होती हैं। इन्हें सेकेंडरी मार्केट से बेचना आसान है और इनकी मैच्योरिटी अवधि 91 दिनों से लेकर 40 वर्षों की हो सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के करीब उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। तो नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने उपसौर बिंदु पर सोलर फ्लाई का प्रदर्शन किया। उपसौर किसी ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड की कक्षा में उस बिंदु को संदर्भित करता है जिस पर वह सूर्य के सबसे निकट होता है। उपसौर का विपरीत अपसौर होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या पिंड सूर्य से सबसे दूर होता है। इस मिशन के दौरान पार्क सोलर प्रोब की गति लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऐसा करके वह इतिहास में सबसे तेज मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बन गया है। यह अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह के नजदीक से 7 बार गुजरने के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से गति और दिशा को नियंत्रित कर सूर्य के इतने करीब पहुंचा है। पार्क सोलर प्रोब के विषय में जानते हैं। तो उद्देश्य है इसका सूर्य के भारी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है,
का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य सौर पवनों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाना है। सौर पवनें सूर्य के कोरोना से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का सतत प्रवाह है। प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण तो फील्ड्स एक्सपेरिमेंट, इंटीग्रेटेड साइंस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सन आदि। सौर गतिविधि का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है? अंतरिक्ष मौसम को समझना। सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इंजेक्शन जैसी सौर गतिविधियां अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करती हैं। इससे सैटेलाइट्स ठीक से कार्य नहीं कर पाती, अतः इन सौर गतिविधियों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इलेक्ट्रिक ग्रिड और प्रौद्योगिकी सुरक्षा उपाय तो सौर गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले भूचुम्बकीय तूफान विद्युत ग्रिड्स में करंट उत्पन्न कर सकते हैं। इससे ब्लैकआउट या भारी उपकरण क्षति हो सकती है। अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आदि। प्रमुख सौर पर्यवेक्षण मिशन आदित्य L1 यह सूर्य के पर्यवेक्षण के लिए भारत का समर्पित अंतरिक्ष मिशन है। इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ नासा मिशन। सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी तो नासा, ESA, जाक्सा सहयोग अंतरिक्ष मौसम निगरानी। ठीक है, बात करते हैं अगली न्यूज़ की, जो है पिछले 2 वर्षों में रुपए में एक दिन में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। तो 27 दिसंबर 2024 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के विनिमय दर में 23 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। 85 रुपए के ऊपर पहुंच गया। इससे पहले रुपए में एक दिन में 68 पैसे की सबसे बड़ी गिरावट 2 फरवरी 2023 को दर्ज की गई थी। विनिमय दर किसी मुद्रा के दूसरी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य को दर्शाती है। इस तरह वास्तव में विनिमय दर एक मुद्रा की कीमत को दूसरी मुद्रा के संदर्भ में व्यक्त करती है। रुपए के मूल्यह्रास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक तो अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने सख्त मौद्रिक नीति अपनाते हुए ब्याज दरों को बढ़ाया है। इससे निवेशक अधिक ब्याज के लालच में उभरते बाजारों से पूंजी निकाल रहे हैं। इसका एक उदाहरण भारत से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का बाहर जाना है। बढ़ता व्यापार घाटा कच्चे तेल के अधिक आयात के कारण भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया है। अन्य कारक है, भारत में मुद्रास्फीति दर उच्च बनी हुई है। गौरतलब है कि जब मुद्रास्फीति की दरें अधिक होती हैं तो मुद्रा का मूल्य आमतौर पर कम हो जाता है। बात करते हैं रुपए के मूल्यह्रास का प्रभाव। तो नकारात्मक प्रभाव क्या है, जानते हैं। आयात महंगा होना। रुपए कमजोर होने पर आयात के लिए अधिक रुपयों का भुगतान करना पड़ता है। इससे व्यापार घाटा और भी बढ़ जाता है। अन्य प्रभाव, विदेशी ऋण लेना महंगा पड़ जाता है। इसके अलावा मुद्रास्फीति और बढ़ जाती है क्योंकि देश में आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं आदि। सकारात्मक प्रभाव, निर्यात को बढ़ावा। डॉलर के मामले में घरेलू कंपनियों के लिए उत्पादन लागत या सेवा लागत कम हो जाती है। इससे विदेशी बाजारों में निर्यात सस्ता हो जाता है और निर्यात को बढ़ावा मिलता है। विदेशों से प्राप्त रेमिटेंस का मूल्य बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए अप्रवासी भारतीयों द्वारा डॉलर में धन भेजा जाता है, इसके बदले उनके परिवारों को अधिक रुपए प्राप्त होते हैं। रुपए को स्थिर करने के लिए किए जा सकने वाले उपाय तो RBI द्वारा डॉलर की प्रत्यक्ष बिक्री। रुपए के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए घरेलू बाजार में अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। विदेशी मुद्रा स्वैप, RBI विदेशी मुद्रा भंडार में व्यापक कमी किए बिना डॉलर की लिक्विडिटी को बढ़ाने या कम करने के लिए करेंसी स्वैप खरीद बिक्री का उपयोग कर सकता है। विदेशी निवेश आकर्षित करना, कर छूट जैसे नीतिगत प्रोत्साहनों से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अन्य सुर्खियां। तो पश्चिमी विक्षोभ, हाल ही में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हुई, जिसके चलते मौसम में बदलाव आया है। जानते हैं इसके विषय में। तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला बहिरुष्ण कटिबंधीय तूफान है। वहां ये तूफान पूर्व दिशा में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में बिना मानसून वाले मौसम में वर्षा होती है। बहिरुष्ण कटिबंधीय तूफान निम्न दाब प्रणालियां हैं। गति, इसमें पवनों का प्रभाव पूर्व दिशा की ओर होता है। ऐसा पश्चिमी पवनों के कारण होता है। मौसम का प्रभाव, इस दौरान भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भागों में वर्षा, बर्फबारी या ओलावृष्टि देखने को मिलती है। भारत के लिए महत्व जानते हैं इसका। तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाली वर्षा भारत में रबी फसलों जैसे गेहूं, सरसों के लिए काफी लाभकारी मानी जाती है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी से ग्लेशियरों के पिघलने के चलते कम हुई बर्फ की भरपाई भी होती है। स्वामित्व योजना जानते हैं क्या है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। स्वामित्व योजना, तो स्वामित्व एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसमें गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण योजना है। मंत्रालय है इसका पंचायती राज। उद्देश्य, आबादी वाली ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करके संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करना। इसमें ग्रामीण परिवारों के लिए अधिकार अभिलेख जारी करने हेतु भूखंडों के मानचित्रण का कार्य ड्रोन से किया जा रहा है। संभावित लाभ,
संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा और बैंक ऋण को सक्षम बनाना, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना, व्यापक ग्राम स्तरीय योजना निर्माण आदि। प्रगति योजना के तहत 92% लक्षित गांवों का ड्रोन का उपयोग करके सर्वेक्षण किया गया है और 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। ये बात की हमने स्वामित्व योजना की। अब बात करते हैं ई वे बिल के विषय में। तो हाल ही में भारतीय रेलवे की माल ढुलाई परिचालन सूचना प्रणाली को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की ई वे बिल प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया। इसके विषय में जानते हैं। ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। इसे 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं का परिवहन कर रहे ट्रांसपोर्टर को अपने पास रखना होता है। इसे वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 68 द्वारा अनिवार्य किया गया है। इसे माल ढुलाई शुरू करने से पहले पंजीकृत व्यक्तियों या ट्रांसपोर्टर द्वारा जीएसटी कॉमन पोर्टल से जनरेट किया जाता है। अगला है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो आरबीआई ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई धारकों को थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए भुगतान करने और प्राप्त करने की अनुमति दी है। जानते हैं पीपीआई के विषय में। तो पीपीआई वास्तव में अग्रिम रूप से जमा पैसे या वैल्यू के बदले में वस्तु और सेवाओं की खरीद, वित्तीय सेवाओं के संचालन, पैसा भेजने जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इनके उदाहरण है मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट, गिफ्ट कार्ड आदि। पीपीआई बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। इनके दो प्रकार हैं। लघु पीपीआई, तो यह पीपीआई धारक से बहुत कम विवरण प्राप्त करने के बाद जारी किए जाते हैं तथा अपने ग्राहक को जानू संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी होने पर जारी किए जाने वाले पीपीआईज हैं। ठीक है, देखते हैं एंजाइम्स के विषय में। तो हाल ही में भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री पहलों पर एक वेबिनार सीरीज आयोजित की थी। इसकी थीम एंजाइमों की बायो मैन्युफैक्चरिंग थी। बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री BIOE3 नीति के तहत एक महत्वपूर्ण डोमेन है। BIOE3 से आशय है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। एंजाइम्स के विषय में जानते हैं। यह एक जैविक उत्प्रेरक यानी प्रोटीन है। यह कोशिका में विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया की दर को तेज करता है। ये लगातार उपयोग किए जाते हैं और अभिक्रिया के दौरान नष्ट नहीं होते हैं। उदाहरण है लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीज आदि। उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में, शराब के किण्वन में, पनीर बनाने में आदि, फार्मास्यूटिकल में, दवाओं के उत्पादन में आदि। पीएम केयर्स फंड, तो नवीनतम ऑडिट किए गए खातों के अनुसार पीएम केयर्स प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष फंड में 2022-23 में 912 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। यह पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत स्थापित एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। ये सरकारी बजट आवंटन का उपयोग नहीं करता। उद्देश्य है इसका आपात स्थिति या आपदा के दौरान राहत और सहायता प्रदान करना। अध्यक्ष और सदस्य, प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है और सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। कार्यलाभ, इसमें किया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत 100% कर छूट के लिए पात्र है। इस फंड में किया गया दान कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR व्यय के रूप में भी माना जाएगा। यह फंड सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं एस्बेस्टस की। तो यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉस्मेटिक्स को एस्बेस्टस मुक्त रखने के लिए नए परीक्षण नियमों का प्रस्ताव किया। एस्बेस्टस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज फाइबर्स का एक समूह है। एस्बेस्टस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज फाइबर्स का एक समूह है। एस्बेस्टस के 6 मुख्य रूप हैं। वर्तमान में उपयोग में आने वाला मुख्य एस्बेस्टस क्राइसोटाइल यानी सफेद एस्बेस्टस है। मुख्य गुण है उष्मारोधी और जंगरोधक। उपयोग निर्माण सामग्री में, ऑटोमोबाइल उद्योग में आदि। स्वास्थ्य को खतरा, एस्बेस्टस के संपर्क में आने से फेफड़ों का कैंसर, लैरिंजियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर और मेसोथेलियोमा का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, बात करते हैं मैन्युफैक्चर्ड सैंड के विषय में। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने संधारणीय निर्माण और अवसंरचना के लिए एमसैंड 2024 नीति जारी की। इसके विषय में जानते हैं क्या है ये चट्टानों या खदान के पत्थरों को पीसकर बारीक पाउडर में बदलकर बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल कंक्रीट निर्माण में नदी की रेत के विकल्प के रूप में किया जाता है। मुख्य लाभ है अनुकूल तरीके से कार्य करती है। इसमें सीमेंट के सेटिंग समय और गुणों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्बनिक व घुलनशील यौगिक नहीं होते हैं, इसलिए निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त है। मजबूत, इसमें मिट्टी, धूल और गाद कोटिंग जैसी अशुद्धियां नहीं होती हैं और पर्यावरण के अनुकूल। इसे प्राप्त करने के लिए नदी के खनन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे भूजल की कमी, नदी में जल की कमी जैसी पर्यावरणीय आपदाओं को टाला जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा सोमालिया। राजधानी है इसकी मोगादिशु। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद ने सोमालिया में एक नए शांति मिशन को अधिकृत किया।
यह अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि के सबसे पूर्व में स्थित देश है। यह देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप का हिस्सा है। सीमावर्ती देश, इसके उत्तर पश्चिम में जिबूती, पश्चिम में इथियोपिया और दक्षिण पश्चिम में केनिया स्थित है। सीमावर्ती जल निकाय है अदन की खाड़ी और हिंद महासागर। भौगोलिक विशेषताएं जानते हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट शिम्बिरिस, इसे माउंट सुरूद कैट के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख नदियां हैं जुम्बा और शबेले। अदन की खाड़ी के समानांतर तटीय मैदानों को गुबन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। आप एक बार अच्छे से इन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक से मेमोराइज करेंगे। ठीक है, तो फिर इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।